रूहानी इस वक्त कहीं खोई हुई प्लेट्स को सेट कर रही थी। तभी माया कॉल कट करके, रूहानी माँ बिला बुला रही हैं, आज आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। यह सुनकर तो रूहानी कुछ देर के लिए जैसे जम सी जाती है, फिर जैसे उसे होश आता है वह कहती है, लेकिन माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी। माया रूहानी के बालों को सहलाते हुए, हाँ तो बच्चा, आज शादी नहीं होगी, आज तो सिर्फ आपको देखने के लिए आ रहे हैं। मिलने के बाद आप जब भी चाहेंगी तभी आपकी शादी होगी, ठीक है ना। रूहानी कुछ देर तक सोचती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। तेजस और रूही भी हॉल में आ जाते हैं। तेजस बोलता है, चलिए माँ, मैं आप तीनों को बिला छोड़ देता हूँ। सब हाँ बोलकर फिर वहाँ से निकल जाते हैं। शाम के वक्त सिंघानिया विला में रूहानी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और पूरा सिंघानिया परिवार उसके साथ था। दूसरी तरफ एक लड़के के साथ उसके माँ पापा बैठे हुए थे। लड़की की नज़र तो बस रूहानी पर ही ठहरी हुई थी। तभी रूहानी वहीं सिर झुकाए हुए बैठी थी। लड़के की माँ रूहानी को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, हमें आपकी बेटी बहुत ही पसंद आई। यह सब सुनते ही सबके होठों पर मुस्कान आ जाती है, सिवाय रूहानी और रूही के। लड़के की माँ लड़के को पूछती है तो लड़का बस एकटक रूहानी को देखते हुए मुस्कुराकर हाँ में जवाब देता है। लड़के की माँ, हम सबको तो आपकी बेटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। क्या हम यह रिश्ता हाँ समझें? माया रूहानी के पास कान में कहती हैं, आपका क्या फैसला है बच्चा? रूहानी सर झुकाए ही धीरे से कहती है, जैसा आप समझिए माँ, सही। रूहानी के इतना कहते ही माया मुस्कुराते हुए आगे देख कर कहती हैं, जी हमारी तरफ से भी हाँ ही है। यह सुनकर लड़के के साथ उसके माँ पापा बहुत ही खुश होते हैं। पंडित जी के कहे के मुताबिक सगाई की डेट फिक्स होती है, जो कि 1 महीने के बाद की होती है। सब कुछ खत्म होने के बाद रूहानी अपने कमरे में चली जाती है। वहीं रूही लड़के की फ़ोटो खींचकर वंश को भेजती है और लिखती है, रूहानी बुढ़वी हस्बैंड, 1 महीने बाद सगाई है। इतना करने के बाद रूही गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहती है, कब तक तुम अपनी फीलिंग से भागोगे वंश? बैंकॉक। रूहानी के बारे में पता चलते ही रूहान वंश को कॉल करता है। कुछ देर में वंश कॉल रिसीव करके, ओ मेरे यार, तो कैसा हाल है? भाभी मानी या फिर नहीं? रूहान सीरियस में, तू मेरी छोड़ और ये बता तू क्या कर रहा है? वहाँ रूहानी की इंगेजमेंट फिक्स हो गई है और तू आराम से है। उधर कुछ देर तक तो वंश अपने लैपटॉप पर रूही के भेजे गए फ़ोटो को देख कर कहता है, ये तुम्हारी बहन के लिए बेस्ट है यार। मैं अभी इसी के बारे में ही सर्च कर रहा था। इसका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है। नो एनी रिलेशनशिप, ना नशे की आदत है, और तुझे तो पता है
इसका बिजनेस बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छे से रखेगा मेरी भाई की शादी को। रूहान अब फ्रस्ट्रेट होकर, शट अप, अपनी बकवास बंद कर। देख वंश, जैसे मैं अपने प्यार के लिए तड़प रहा हूँ, तू ऐसी गलती मत कर। तुझे अब लग रहा होगा कि तू रूहानी के बगैर रह सकता है, लेकिन जब वो तुझसे दूर जाएगी ना, तो तू बिल्कुल भी नहीं सह पाएगा। मुझसे पूछ मैं कैसे स्वरा के बिन रह रहा हूँ। दिल में इतना दर्द हो रहा है कि ऐसे लग रहा है कि उसके बिना मरना आसान है, लेकिन जीना एक पल भी नहीं जिया जा रहा है उसके बिना। और तू रूहानी के होने वाले हस्बैंड का बैकग्राउंड क्यों चेक कर रहा है? तू खुद ही क्यों नहीं रूहानी का हस्बैंड बन जाता? तू तो अभी से ये भी देख रहा है कि वो लड़का रूहानी को खुश रखेगा या फिर नहीं। इससे अच्छा तू ही रूहानी की सारी खुशियाँ क्यों नहीं दे देता? उधर बेंगलोर में रूहान की बातों को सुनकर वंश की आंखों से आंसू बहने लगती हैं। वंश एकदम से कहता है, मैं उसे कभी खुश नहीं रख पाऊंगा यार। इतना बोलते ही वंश कॉल को कट कर देता है। कॉल कट करते ही वंश के कानों पर एक बार फिर से सिया की आवाज़ गूंजने लगती है। वंश, तुमने तो कहा था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। देखो, तुमने मुझसे एंगेजमेंट भी की थी। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मेरा ज़िंदगी भर साथ दोगे। फिर तुम ऐसे कैसे ही बोल सकते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? वंश अपने कानों पर दोनों हाथों को रखकर जोर से चिल्लाता है, नहीं, मैं किसी से कोई प्यार नहीं करता। इतना बोलते ही वंश एक झटके में टेबल को पलट देता है, जिस पर उस पे रखा सारा फाइल नीचे गिर जाता है और उसके साथ कांच का गिलास, लैपटॉप और बहुत सी चीज़ें गिरकर बिखर जाती हैं। वंश घुटनों के बल बैठ जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आई एम रियली सॉरी सिया। मैं तुमसे कभी प्यार कर ही नहीं सका। मैं तुमसे बस अट्रैक्ट हुआ था, जिसे मैंने प्यार समझ लिया। तुमने मेरी वजह से अपनी जान दे दी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ सिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। बैंकॉक। रूहान वंश के कॉल कट होने से अपनी स्क्रीन को देख रहा था। तभी एक आवाज़ उसके कानों पर पड़ती है, भैया। यह सुनते ही रूहान की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। रूहान कुछ कदम आगे बढ़ाकर खड़ा हो जाता है। तभी स्वरा की नज़र उस पर पड़ती है। वह तुरंत 2 कदम पीछे होकर कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे भैया कहाँ हैं? रूहान स्वरा को देखकर, तुम्हारे भैया ने नहीं, मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम्हें यहाँ तक लाने वाला मेरा बॉडीगार्ड्स है। यह सुनकर स्वरा हैरान रह जाती है, क्योंकि बॉडीगार्ड ने उसे घर के अंदर से बुलाया था और यह एक बहुत बड़ा होटल था, जिसके टेरेस पर वह खड़ी थी। स्वरा कहती है, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। इतना बोलते ही स्वरा पलटकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रूहान जल्दी से जाकर आगे स्वरा का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे स्वरा सीधे उसके सीने से जा लगती है। रूहान स्वरा को
कसकर पकड़ लेता है। शोरा रूहान के ऐसे करीब आने से एकदम सिरह उठती है। रूहान शोरा के कानों में अपनी सांसों को छोड़ते हुए कहता है, बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना जीना। तड़प रहा हूँ मैं। तुम्हारी खुशबू, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे एहसासों को महसूस करने के लिए मैं तिल तिल मर रहा हूँ। शोरा के शरीर में ठंड की लहर जैसे दौड़ जाती है। रूहान घुटनों के बल बैठ शोरा के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए उससे कहता है, आई लव यू शोरा। तुमसे दूर होकर मुझे एहसास हो गया है कि कभी ज़िंदगी में मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैंने तुम्हें हर्ट करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। बस एक मौका दे दो, मैं कभी ज़िंदगी में गलती से भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। शोरा रूहान के हाथ को झटककर दूर होकर कहती है, तुम्हारे किसी भी बात पर विश्वास नहीं है मुझे, ना ही मुझे तुम्हारे प्यार पर विश्वास है। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारी कोई बात सुननी ही नहीं है। इतना बोलते ही शोरा जाने लगती है। रूहान शोरा को देखते हुए कहता है, शोरा तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास नहीं है ना? मैं अपने प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। यह कहते ही रूहान कदम पीछे करते करते टेरिस के एकदम किनारे खड़ा हो जाता है, लेकिन शोरा मुड़ तक कर भी रूहान को नहीं देखती है। रूहान शोरा को देखते हुए कहती है, एक बार मुड़कर मेरे प्यार के हद को तो देख लो शोरा। शायद फिर मैं कभी तुम्हें दिखूं या फिर ना दिखे। शोरा पीछे पलटकर देखती है, जो जैसे उसकी सांसें थम ही जाती है। टेरिस के साइड जहाँ पर रूहान खड़ा था, वहाँ पर दीवार जैसा कुछ नहीं था। वह बिल्कुल खाली सा था। इस होटल की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, जिसमें से गिरने से शायद ही कोई इंसान बच सकता था। नहीं, चिल्लाते हुए शोरा भाग कर जाती है। तभी रूहान भी अपने दोनों हाथों को फैलाए गिरने लगता है। शोरा जोर से चिल्लाती है, रूहान। वहाँ टेरिस के छोर पर खड़ी होकर देखती है तो रूहान एक रस्सी को पकड़कर झूल रहा था। शोरा जोर से चिल्लाती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। रूहान शोरा की आंखों में देखते हुए रस्सी को छोड़ देता है। शोरा एकदम जोर से चिल्लाती है, नहीं। रूहान फिर से रस्सी को पकड़ लेता है और शोरा को देखकर कहता है, हद। सोना, मैं अपने प्यार के हद को दिखाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो अब बोलो, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? शोरा इतनी ज़्यादा डर जाती है कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। उसे कुछ बोलता ना देख रूहान एक बार फिर से रस्सी को छोड़ देता है। रूहान को ऐसे देखकर शोरा फिर एक बार जोर से चिल्लाती है, नहीं, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। रूहान फिर से एक बार रस्सी को पकड़ लेता है। अब शोरा घुटनों के बल बैठे बैठे रोते हुए कहती है, प्लीज़ ऊपर आ जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारे प्यार पर भी भरोसा है। यह सुनकर
रूहान रस्सी से धीरे धीरे ऊपर आता है। कभी कभी उसका हाथ पिछल जाता था तो स्वरा उसका नाम लेकर चिल्ला देती थी। इस बीच स्वरा के आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। कुछ देर बाद रूहान ऊपर आता है। स्वरा उसे सहारा देकर ऊपर करती है और सीधे उसके गले लगकर रोने लगती है। रूहान स्वरा के अचानक गले लगने से टेरिस के फर्श पर लेट जाता है। दोनों की पोजीशन यह थी कि रूहान फर्श पर लेटा था और स्वरा उसके ऊपर गले लगकर रो रही थी। वहीं रूहान स्वरा के कान में धीरे से कहता है, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ सोना, बस आज रो लो, फिर मैं तुम्हारे आंखों से एक आंसू भी बहने नहीं दूंगा। बोलते हुए रूहान स्वरा के बालों पर हाथ रखकर सहलाने लगता है। वहीं स्वरा अब भी रोए ही जा रही थी। बहुत देर बाद स्वरा बिल्कुल चुप हो जाती है। रूहान स्वरा को अपने ऊपर से उठाता है। दोनों ही खड़े हो जाते हैं। स्वरा बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। रूहान स्वरा के चेहरे को देखते हुए, आई लव यू सोना, रूहान की इतना ही कहा था कि स्वरा जोर से रूहान के गाल पर थप्पड़ मार देती। पर रूहान वैसा का वैसा खड़ा होकर फिर से कहता है, आई लव यू स्वरा। फिर एक बार रूहान को थप्पड़ मारती है। इस बार भी रूहान कहता है, आई लव यू। स्वरा फिर से हाथ उठाने वाली होती है कि उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। वह रूहान को देखती है जो उसे ही देख रहा था। स्वरा गुस्से से रूहान का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गए हो क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? कभी सोचा है मेरा क्या होता? इतने दिनों से तुमसे कैसे दूर रह रही हूँ। तुम्हारे बिना मैं कैसे जी रही हूँ पता भी है तुम्हें? तुम्हारे बिना जीना तकलीफ देता है मुझे। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगी। रूहान स्वरा की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है। स्वरा रूहान की मुस्कुराहट देख उसे छोड़कर जाते हुए, मुझे तुझसे बातें ही नहीं करनी। रूहान तुरंत स्वरा को पीछे से हक करके अपनी चिन स्वरा के कंधे पर रखता है। रूहान के दोनों हाथ स्वरा के पेट पे थे। स्वरा अपनी आंखें बंद कर लेती है। रूहान स्वरा के कंधे पर किस करके, ऐसे कैसे सोना? अब तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा। रूहान के किस करने से स्वरा सिरे उठती है। स्वरा धीरे से कहती है, छोड़ो मुझे। रूहान स्वरा के कान में, मैं सांस लेना छोड़ दूंगा लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते ही रूहान स्वरा के कान पे किस करता है। स्वरा की पकड़ रूहान के हाथों में कस जाती है। रूहान स्वरा को अपनी ओर पलटता है और उसके चिन को पकड़कर चेहरा ऊपर करके कहता है, मैं हर पल तुम्हारी दी हुई सज़ा को कबूलने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। स्वरा कुछ देर तक यूं ही रूहान की आंखों में देखती रहती है, फिर खामोशी से उसके गले लग जाती है। बहुत देर तक दोनों ही खामोश रहते हैं।
स्वरा रूहान के सीने से लगे हुए ही कहती है, आई रियली मिस यू मिस्टर हस्बैंड। रूहान स्वरा के बालों पर किस करते हुए, आई आल्सो रियली मिस यू सोना। दोनों शांत सा एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि झटके से कोई उन्हें अलग करता है। दोनों सामने देखते हैं जहाँ पर भैरव खड़ा था। भैरव तुरंत स्वरा के गले लगाकर परेशान आवाज में, तुम ठीक तो हो ना सोना? कितना परेशान हो गया था, तुम्हें पता भी है? ऐसे बिना बताए तुम यहाँ क्यों आई? स्वरा को अब थोड़ा सा डर लगने लगता है, क्योंकि उसे पता था वह नॉर्मल नहीं है। वह रूहान के साथ कुछ भी कर सकता है। कुछ देर में भैरव स्वरा को छोड़ता है, फिर रूहान को देखता है। रूहान को देखते ही भैरव को फेस एकदम डार्क हो जाता है। वह गुस्से से दांतों को भींचते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी सोना को हाथ लगाने की? रूहान कुछ बोलने ही वाला होता है कि स्वरा इशारों से उसे मना कर देती है। भैरव अपनी गन निकालकर सीधे रूहान पर पॉइंट करते हुए कहता है, बहुत ही बड़ी गलती कर दी है तुमने मेरी सोना के बारे में सोचकर। भैरव के हाथ में गन देखकर स्वरा बुरी तरह से डर जाती है। उसके माथे पर पसीने आने लगती है। वहीं रूहान बिल्कुल बेफिक्र खड़ा था, जैसे तो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तभी अचानक गन की आवाज़ से पूरा टेरेस गूंज पड़ता है। रूहान एकटक सामने देखने लगता है, जहां स्वरा ने गन की डायरेक्शन को चेंज कर दिया था। यह देखकर भैरव स्वरा को देखता है। स्वरा भैरव की आंखों में देखते हुए कहती है, नहीं भैया, प्लीज़ उसे कुछ मत कीजिए। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं जी सकती। यह सुनते ही भैरव सर्द नज़रों से स्वरा की ओर देखता है। फिर अचानक ही वह स्वरा का हाथ पकड़कर खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगता है। रूहान उसके पीछे जाता है, पर स्वरा फिर से उसे मना कर देती है। टेरेस से नीचे उतर भैरव कार में स्वरा को धक्का देता है और खुद बैठकर ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। स्वरा कुछ बोलने को होती है कि भैरव उसके मुंह पर हाथ रखकर सर्द आवाज में कहता है, एक शब्द नहीं सोना, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। दूसरे दिन लंदन में वैशाली जी सोफे पर बैठी थी। उनके साथ ही गौरव और रूमी भी बैठे हुए थे। उनके सामने एक लड़का और उसके माँ पापा वहीं पर बैठे हुए थे। वैशाली लगातार टाइम को देखते हुए दरवाजे की ओर ही देख रही थी। तभी सुमन सूटकेस लेकर अंदर आती है। आते साथ सुमन की नज़र सीधे गौरव पर ही ठहर जाती है, जिसने अभी ब्लू शर्ट और ब्लैक जीन्स पहना हुआ था। रूमी जैसे ही सुमन की नज़र को देखती है, उसके बदन पर जैसे आग ही लग जाती है। गौरव रूमी के हाथों पर अपना हाथ रखकर उसके कान में धीरे से कहता है, रूमी, इतनी जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। रूमी एकदम गुस्से से कहती है, आप मेरे हैं, वो तो आपको क्यों ताड़ रही है? तो
उसे शर्म नहीं आती दूसरे के पति पर नज़र डालते हुए। रूमी को गुस्से में देख गौरव मुस्कुराते हुए कहता है, काम डाउन रूमी। रूमी एक नज़र गौरव को देखती है, फिर उससे नज़रें फेर लेती है। वैशाली उठकर सुमन को अपने पास बुलाती हैं और धीरे से सामने बैठे लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, सुमन, आपको लड़के वाले देखने आए हैं, आप जल्दी से फ्रेश होकर आइए। यह सुनकर सुमन जोर से चिल्लाती है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। सुमन को चिल्लाता देख लड़के वाले खुद से बातें करने लगते हैं। वैशाली तो एकदम से शर्मिंदा हो जाती हैं। गौरव को सुमन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी माँ की वजह से वह कुछ नहीं कहता। लड़की की माँ उठकर कहती है, वैशाली जी, अगर शादी नहीं करनी थी तो आप हमें पहले से ही बता देती। यहाँ आकर बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी। वैशाली बस हाथ जोड़कर कहती हैं, हमें माफ़ कीजिए। लड़के वाले उठकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही वैशाली सुमन का हाथ पकड़कर कहती हैं, क्या हुआ है बेटा, आखिर आप शादी क्यों नहीं करना चाहती। सुमन वैशाली के हाथ को झटककर, बंद कीजिए अपना नाटक। जिससे शादी करनी थी उसकी शादी तो आपने एक ऐसी लड़की के साथ करा दी जो किसी और के साथ सोकर आई है। सुमन कितना बोलते ही गौरव उठकर जोर से चिल्लाता है, सुमन। सुमन की कड़वी बातों को सुनकर रूमी की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं वैशाली तो हैरान रह जाती है। उनके मुंह से एकाएक निकलती है, सुमन, आप गौरव को पसंद करती हैं। सुमन इस पर जोर से एकदम चिल्लाते हुए, पसंद नहीं, प्यार करती हूँ मैं गौरव से। गौरव सिर्फ और सिर्फ मेरा है, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से मैंने गौरव को अब मेरा नहीं रहा। आप समझती क्या हैं अपने आप को। आपने मुझे पाला तो क्या आप कुछ भी करेंगी। आपकी वजह से मैं गौरव से प्यार करती हूँ, इसके बावजूद उसे भाई बोलना पड़ता है। ये भाई शब्द जहर जैसा लगता है मुझे। सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। वैशाली के पैर एकदम से लड़खड़ा से जाते हैं। गौरव आगे बढ़कर वैशाली के कंधे को पकड़कर संभालते हुए, माँ। सुमन रूमी को गुस्से से घूरती है और फिर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। गौरव वैशाली को सोफे पर बैठाता है और रूमी को इशारा करता है, तो रूमी जल्दी से पानी लेकर आती है। गौरव पानी देते हुए, माँ, आप पानी पी लीजिए। वैशाली पानी लेकर पीती हैं, फिर दुख भरे स्वर से कहती हैं, कभी नहीं लगा था कि वो मेरी बेटी नहीं है। अपनी कोख से पैदा हुई बेटी माना था मैंने उसे, लेकिन आज वो मुझसे खुद ही कह रही है कि मैंने बस उसे पाला है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वैशाली सर उठाकर एक बार गौरव और रूमी को देखती हैं, फिर उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती हैं। रूमी को जाता देखते हुए कहती है, गौरव, माँ का दिल टूट गया है। गौरव भी जाती हुई वैशाली जी को देखकर कहता है, इसीलिए मैंने
आज तक माँ को इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन आज सुमन ने खुद माँ को ये सब बता दिया। लेकिन ये बात अच्छा है कि अब माँ को सुमन का असली चेहरा दिख गया है। वहीं वैशाली जी कमरे में बेड पर बैठी एक फोटो फ्रेम को पकड़े उस पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, माँ की कमी महसूस होने नहीं दूंगी। यह कह तो दिया था मैंने, लेकिन शायद मैं तुम्हारी बेटी को माँ का प्यार नहीं दे पाई। मुझे माफ़ कर देना सीता, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को पूरी नहीं कर सकी। कहते हुए वैशाली के आंसू फ्रेम पर गिर जाते हैं। सीता वैशाली की सबसे अच्छी दोस्त थी। जब सुमन 7 साल की थी तभी सीता की कैंसर से मौत हो गई थी। सीता ने सुमन को सारी जिम्मेदारियां वैशाली को ही सौंप दी थी, जिसके बाद वैशाली सुमन को बेटी मानकर अपने घर लेकर आई। गौरव और सुमन के बीच भाई बहन का एक खूबसूरत सा रिश्ता भी बना दिया था, लेकिन आज उन्हें पता चल रहा था कि वह रिश्ता तो सुमन ने कभी अहमियत ही नहीं दी थी।